मान लो कोई अपराधी है तो अपराधी को कोर्ट सजा देगा ना। बुलडोजर से आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो उसके माता पिता की क्या गलती है, उसके बच्चे की क्या गलती है? तो ये तो एक तरह से हुआ ना कि भाई तानाशाही के युग में आप रह रहे हैं ना, सामंतवाद है ना कि हमसे अगर आपसे हम सहमति नहीं है तो आप चाहें तो मुझे केस में फंसा के मेरा घर उजाड़ सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये संविधान सम्मत नहीं है। तो बुलडोजर वाला फैसला सही था सीजेआई साहब का? हाँ वो सही था ना, अस्पृश्यता के आधार पर आरक्षण मिला था ना। भाई हम प्रोफेसर हैं या कोई आईएएस है, उसके साथ भी भेदभाव होता है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता, जाति देखकर भेदभाव होता है। खुद गवई साहब के कोर्ट में जूते फेंके गए। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के नियुक्ति में रिजर्वेशन की जब बात उन्होंने की, लागू किया, तो उनकी सराहना भी हुई कि चलिए सबको दिव्यांग को भी, हाँ नॉन जुडिशियल पोस्ट पे सराहना भी हुई। लेकिन क्रीमी लेयर की उन्होंने बात कर दी SC/ST में, कहीं संविधान में तो है नहीं क्रीमी लेयर का होना, लेकिन उन्होंने बात कर दी तो उसमें उनकी आलोचना भी हुई। तमिलनाडु का ये मसला था ना, कई बिल वहां से लंबित थे, पड़े हुए थे, तो इस फैसले को उन्होंने पलट दिया कि हम राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांध सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, डेमोक्रेसी कहाँ है फिर? सर सीजेआई BR गवाई साहब का आज कार्यकाल उनका खत्म हो गया, 6 महीने का सीजेआई पद पे कार्यकाल रहा, पहले भी वो जज रहे थे। कैसे देखते हैं उनके पूरे कार्यकाल को, क्या समीक्षा करेंगे, कितने नंबर देंगे उनको? अब नंबर हम क्या देंगे? कोई भी जज, पहले तो सबसे पहले बात है कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ उनका बेहतर हो और खूब लिखें। बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट जज हैं, तो उनसे हम उम्मीद करें कि अपने अनुभव को, जुडिशरी को कैसे उन्होंने देखा, साझा करें, अपने बायोग्राफी लिखें, सब लोगों को बताएं, क्योंकि किताबें ही जिंदा रहती हैं। तो ये करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन कोई भी जज का कार्यकाल होता है ना, वो कहाँ से आप देख रहे हैं उससे पता लगता है कि वो कैसा रहा निर्णय उनका। तो मिक्स होता है ना, किसी जजमेंट को, किसी ऑर्डर को हम किसी और दृष्टिकोण से देखेंगे, आप किसी और दृष्टिकोण से देखेंगे, तो एब्सोल्यूट सेंस में नहीं कह सकते हैं। जैसे चंचूड़ साहब के बारे में था ना कि भाई बहुत काबिल जज हैं ये हैं, लेकिन बहुत सारे उनके फैसले कंट्रोवर्शियल हुए। विशेष रूप से राम मंदिर वाला जो फैसला था, किसी के साइन नहीं है लेकिन उन्होंने जजमेंट लिखा था, कहा था ईश्वर हमको के आदेश से हम लिखे थे वो, तो उन पे उनकी आलोचना भी हुई। उसी तरह से गवाई साहब का भी बहुत सारा है, बहुत सारा तारीफ भी हुई और बहुत सारे फैसले उन्होंने खुद अपने पलट दिए। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति वाला मसला था, विधेयक वाला, तो उन्होंने पहले तो कहा था कि नहीं, एक सीमा के बाद रोक नहीं सकते हैं और 1 महीने के अंदर अगर आप नहीं वापस करते हैं तो उसको स्वतः पारित मान लिया जाएगा। लेकिन चलते चलते उन्होंने इसे पलट दिया 20 नवंबर को चलते चलते। तो अब इसको कैसे देखा जाए कि अब तो राज्यपाल या राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं है किसी राज्य में, तो राज्यपाल तो पूरा विधेयक लेके बैठा रह सकता है सालों साल, जो दिल्ली में नौटंकी चलती थी पहले केजरीवाल को लेकर। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बिल को, जैसे तमिलनाडु का ही मसला था ना, कई बिल वहां से लंबित थे, पड़े हुए थे, तो इस फैसले को उन्होंने पलट दिया कि हम राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांध सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, डेमोक्रेसी कहाँ है फिर? कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी बिल को लेके 5 साल बैठे रह जाए तो जनता पूछेगी ना सरकार से कि क्या हुआ। सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है कि राज्यपाल चलाएंगे या राष्ट्रपति चलाएंगे, है ना। उसी तरह से जैसे SC/ST वाला जो मसला था, उसमें उन्होंने वर्गीकरण को वैलिड कर दिया। उससे 2 कदम आगे जो प्रेयर में नहीं था उस पर भी उन्होंने अपनी जजमेंट दिया कि क्रीमी लेयर का मसला, जैसे सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के नियुक्ति में रिजर्वेशन की जब बात उन्होंने की, लागू किया, तो उनकी सराहना भी हुई कि चलिए सबको दिव्यांग को भी, हाँ नॉन जुडिशियल पोस्ट पे सराहना भी हुई। लेकिन क्रीमी लेयर की उन्होंने बात कर दी SC/ST में, कहीं संविधान में तो है नहीं क्रीमी लेयर का होना, लेकिन उन्होंने बात कर दी तो उसमें उनकी आलोचना भी हुई कि भाई आरक्षण का मतलब जो है वो अस्पृश्यता के आधार पर आरक्षण मिला था ना। भाई हम प्रोफेसर हैं या कोई आईएएस है, उसके साथ भी भेदभाव होता है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता, जाति देखकर भेदभाव होता है। खुद गवई साहब के कोर्ट में जूते फेंके गए। पूरन कुमार जो है सुसाइड करना पड़ा। गया सर, उसको तो अब जरूरत नहीं है ना आरक्षण की। देखिए, अरे इसका अर्थ सक्षमता से नहीं ना है, सक्षमता को बचाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। सक्षमता को बचाने के लिए, आपकी काबिलियत को बचाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण कोई भीख थोड़ी है।
भाई मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मैं जाऊंगा इंटरव्यू बोर्ड में तो फर्जी छाप प्रोफेसर बन सकता है, मुझे नहीं बना सकता है। पर गवई साहब कह रहे हैं कि जो पीछे रह गए लोग, जो वर्गीकरण में उन्होंने कहा, गवई उनको साहब तो को आगे आना चाहिए ना। नहीं, गवई साहब को पूछना चाहिए था ना कि आरक्षण ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है। बाबा साहब से ज्यादा तो काबिल कोई नहीं होगा। ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं ना, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के कई सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। प्रतिनिधित्व का मामला तो है ना। प्रतिनिधित्व का मामला है ना। तो जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से शिक्षा महंगा हो रहा है, तो गरीब आदमी जब पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से पढ़ेगा। तो एक परिवार का तो प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है ना सर। देखिए नहीं, एक परिवार का थोड़ी, एग्जाम में आप जाते हैं, बैठने जाते हैं तो आप पता रहता है कि इस परिवार का आदमी है, तो एग्जाम तो पास करना पड़ेगा ना। लेकिन सर उनकी जो सबसे ज्यादा आलोचना विपक्ष ने की वो की बुलडोजर वाले फैसले को लेकर, आप उसको कैसे देखते हैं सर? अरे बुलडोजर न्याय जो है ना संविधान सम्मत नहीं है। अभी बिहार में सरकार बनी है, वहां भी शुरू हो गया है। भाई किसी का मान लो कोई अपराधी है तो अपराधी को कोर्ट सजा देगा ना। बुलडोजर से आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो उसके माता पिता की क्या गलती है, उसके बच्चे की क्या गलती है? तो ये तो एक तरह से हुआ ना कि भाई तानाशाही के युग में आप रह रहे हैं ना, सामंतवाद है ना, कि हमसे अगर आपसे हम सहमति नहीं है तो आप चाहें तो मुझे केस में फंसा के मेरा घर उजाड़ सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये संविधान सम्मत नहीं है। तो बुलडोजर वाला फैसला सही था सीजेआई साहब का? हाँ वो सही था ना, उन्होंने उस पर रोक लगाई थी ना। हाँ तो वो फैसला सही था। इसलिए मैंने कहा ना कि किसी व्यक्ति की समीक्षा जो है ना दोनों एंगल से होती है ना। कोई और आदमी से पूछेंगे तो कहेगा बुलडोजर वाला ठीक था, बुलडोजर से घर तोड़ा जाना उसको भी न्याय संगत बता देगा। लेकिन इस पे उन्होंने अच्छा फैसला लिया थी। बहुजनों को सर बड़ी उम्मीद थी कि सीजेआई बने हैं दूसरे, अम्बेडकरवादी हैं, दलित हैं और बौद्धिस्ट भी अपने आप को कहा कि जो बैकलॉग है, ऐसी जो चीजें हैं या फिर जो लेटर एंट्री से जो आईएएस बनाए जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। नहीं होगा ना। अभी बीजेपी आरएसएस की सरकार है ना, कौन ऐसा संस्था है जो कि छुटा हुआ है इनके कंट्रोल से? कोई है? चुनाव आयोग है? कोई संस्था नहीं छुटा हुआ है। तो ये भाई गवई साहब तो आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की बात कर रहे हैं ना। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर तो वही है ना। तो क्या आईएएस ऑफिसर से छुआछूत भेदभाव नहीं होता है? ये क्रीमी लेयर का तो कॉन्सेप्ट ही पूरा जो है ना आर्थिक आधार का, वो आरएसएस का है ना। तो इसको ऐसे देखा जा सकता है। तो ठीक है, मतलब उनका दलितों के लिए तो जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ, उन्होंने तो उल्टा ही कर दिया। सर एक चीज को लेकर और कहा जा रहा, जो दिल्ली के कुछ बच्चे जेलों में बंद है जो आंदोलन को लेकर, हाँ उसकी भी सुनवाई नहीं हो पाई, उसकी भी तारीख भाई उमर खालिद है, तमाम शर्जील इस्लाम ऐसे लोग हैं, उसको बेल नहीं मिलना ये अपने आप में कोई क्रिमिनल तो है नहीं, पॉलिटिकल केस है उसके ऊपर, साबित भी नहीं हुआ, साबित भी नहीं हुआ है और 5 सालों से ज्यादा से वो जेल में बंद है। तो ऐसे मामलों में तो सीजीआई साहब को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पर फेयरवेल पार्टी में वो अपनी में कह रहे हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं, अब जब उनकी विदाई हो रही है, कि मेरी आलोचना भी मेरे समाज ने ही की है। तो स्वस्थ समाज की का सिम्टम है ना, स्वस्थ समाज का सिम्टम है ना कि आप हमारे समाज के हैं तो सब फैसले आप जो करेंगे उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहे, भी ठीक नहीं ना। दलित समाज तार्किक भी है, लॉजिकल भी हुआ है, तो समीक्षा तो करेगा ही कि आप जैसे क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट था तो उसमें तो उनकी आलोचना हुई, हम लोगों ने भी बोला। वर्गीकरण वाले में भी वो तो तमाम इस तरह के फैसले हैं। चलिए खैर, वो लिखें, अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। सर हर कोई लिखने की बात कर रहा है कि वो अभी मैं भी एक इंटरव्यू कर, उन्होंने भी कहा कुछ किताबें लिखें, आपने भी इसी से स्टार्ट की, तो क्या किताबें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं रिटायरमेंट के बाद? नहीं, किताबें ही जिंदा रखती है व्यक्ति को। बाबा साहब अगर नहीं लिखते तो बाबा साहब को तो लोग भूल गया रहता ना। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं ना, किताबों में है। इसलिए दलित समाज ने पूरा बाबा साहब का पूरा दलित साहित्य डेवलप किया। मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरी राइटिंग्स उपलब्ध रहेंगी। क्या लिखेंगे ऐसे गवई साहब, ऐसे क्या लिख सकते हैं? भाई अपना जुडिशियल जो अनुभव है उसी को लिख सकते हैं। बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब पे लिखें, दलित आंदोलन पे लिखें, कल्चरल मूवमेंट पे लिखे। वो तो महाराष्ट्र के भी रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में कल्चरल आंदोलन वैसे भी बहुत स्ट्रांग रहा है, तो उस पर लिखें। लेकिन सर जो बुलडोजर वाली बात आई, लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है न्यायपालिका से, क्या न्यायपालिका उस तरीके से अब काम कर पा रही है जैसे करना चाहिए? कोई संस्था भारत में दायित्व से काम नहीं कर रही जैसे करना चाहिए, कोई भी संस्था। और चूंकि आरएसएस बीजेपी सरकार में है तो इसकी फिलॉसफी जो लोग जानते हैं, समझते ही हैं कि हर संस्थाओं पे उनका एक खास तरह का दबाव रहता है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।